आगे चलते हैं और देखते हैं कि लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस क्या होते हैं और सोनोमीटर जो है वो क्या है और वो लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन को किस तरीके से वेरीफाई करेगा। तो बेटा आपने ये फार्मूला तो पढ़ रखा है कि nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो n/2L टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ के बराबर है। जब कोई स्ट्रिंग डिफरेंट लूप्स में वाइब्रेट करता है तो उसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। और अब हम इन ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस पर कुछ लॉ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम इस फार्मूले में से देखें कि जो nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस तरीके से टेंशन इन द स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले लॉ को डिस्कस करें तो फ्रीक्वेंसी की जो लेंथ के साथ रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ सेम रहती है तो फिर लेंथ स्ट्रिंग की जितनी ज्यादा हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी का जो लेंथ के साथ रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। छोटा स्ट्रिंग ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा और जो लंबा स्ट्रिंग है वो कम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। बेटा ये रिलेशनशिप आपने तब सोचनी है जब टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हो। तो अगर मैं बोलूं कि दो स्ट्रिंग हैं जिनमें टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ सेम है तो उनमें से जो लंबा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जो छोटा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी और टेंशन के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, यानी फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, ठीक है। रूट ऑफ टेंशन का मतलब है कि अगर आप टेंशन को 4 टाइम्स इंक्रीज करोगे तब जाकर फ्रीक्वेंसी डबल होगी, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। अब यहां से आप ये बात भी समझ लो कि अगर दो स्ट्रिंग की लेंथ सेम है और उनका मास पर यूनिट लेंथ भी सेम है और वो दोनों सेम लूप्स में वाइब्रेशंस कर रहे हैं तो फिर जिसके अंदर टेंशन ज्यादा होगी, दोनों स्ट्रिंग्स में से जिसकी टेंशन ज्यादा होगी वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मास पर यूनिट लेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो जितना ज्यादा मास पर यूनिट लेंथ होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी आपने तब सोचना है जब टेंशन और लेंथ जो है वो सेम होगी। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, जिसमें लॉ ऑफ लेंथ है, लॉ ऑफ टेंशन है, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस जो हैं हम इनको सोनोमीटर के जरिए वेरीफाई करते हैं। सो व्हाट इज सोनोमीटर? इट इज यूज्ड टू वेरीफाई द लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। सोनोमीटर इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बेटा सोनोमीटर जो है ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करके किसी भी स्ट्रिंग को डिजायर्ड नंबर ऑफ लूप्स में वाइब्रेट करवा सकते हैं। वैसे तो किसी स्ट्रिंग को 1, 2, 3, 4 लूप में वाइब्रेट करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसको एग्जैक्ट जितने भी नंबर ऑफ लूप्स में आप इनको वाइब्रेट करवाना चाहते हो, अगर आपने प्रैक्टिकली वाइब्रेट करवाने हैं तो फिर आपने सोनोमीटर यूज करना है। तो सोनोमीटर क्या है? इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू वाइब्रेट अ स्ट्रिंग इन डिजायर्ड नंबर ऑफ लूप्स और इट इज आल्सो यूज्ड टू वेरीफाई द लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। तो बेटा स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव सिर्फ ट्रांसवर्स नहीं होती, ये लॉन्गिट्यूडिनल भी होती हैं।
आपने स्ट्रिंग के अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी थी वो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, और सोनोमीटर जो है वो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स को वेरीफाई करता है। जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं उनके लॉज को वेरीफाई करता है। पर स्टैंडिंग वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल भी होती हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं, वो आर्गन पाइप्स के अंदर बनती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स आमतौर पर साउंड होती हैं जो हम आर्गन पाइप्स में बनाते हैं। अब ये आर्गन पाइप्स क्या हैं? आर्गन पाइप्स आर एक्चुअली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये दो किस्म के होते हैं। एक ओपन पाइप। अब ये जो ओपन पाइप है इसका मतलब है ऐसा पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, जो दोनों एंड पर ओपन हो। इस तरफ से भी आप देखो ओपन है और इस तरफ से भी ओपन है, तो ओपन पाइप जो है वो दोनों तरफ से ओपन होता है। और दूसरा होता है क्लोज पाइप। जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि ये जो क्लोज पाइप है ये एक तरफ पर क्लोज होता है और एक तरफ से ओपन होता है। सो अ पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड ओपन पाइप, और जो क्लोज पाइप है वो ओपन एट वन एंड होता है और क्लोज एट अनदर एंड होता है। तो क्लोज पाइप का ये मतलब नहीं है कि दोनों तरफ से ही क्लोज हो, एक तरफ से क्लोज होगा और एक तरफ से ये भी ओपन ही होगा। अच्छा बेटा ये समझ लो कि जो ओपन पाइप होता है इसके ये जो ओपन एंड होते हैं ये वाले, इन ओपन एंड्स पर हमेशा एंटी नोड ही बनता है। तो यहां पर ये जो ओपन एंड है, यहां पर ये जो ओपन एंड है यहां पर एंटी नोड ने ही बनना है, और यहां पर भी एंटी नोड ने ही बनना है, यहां पर नोड नहीं बन सकता। और ये जो दरमियान वाली जगह होती है यहां पर एंटी नोड और नोड दोनों ही बन सकते हैं, दोनों में से कोई भी बन सकता है। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से अगर हमारे पास ये क्लोज पाइप है तो क्लोज पाइप का ये जो क्लोज एंड होता है ये वाला, यहां पर हमेशा नोड ही बनेगा, यहां पर एंटी नोड नहीं बन सकता। और ये जो ओपन एंड है यहां पर हमेशा एंटी नोड ही बनेगा। तो ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड ने ही बनना है और क्लोज एंड पर हमेशा नोड ने बनना है, और दरमियान वाली जगह में नोड और एंटी नोड दोनों बन सकते हैं। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। जो ओपन पाइप होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होता है, दोनों तरफ से ओपन है। अब ओपन पाइप के अंदर जो सिंपलेस्ट वाइब्रेशंस होती हैं, यानी ओपन पाइप जब एक लूप में वाइब्रेशन करता है तो उसकी वाइब्रेशंस को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ऐसे करके हम इसको एक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर जो हम लूप हैं वो गोल गोल डब्बे बनाते थे, जबकि हम आर्गन पाइप्स के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, जो लूप्स हैं, हम उनको ये क्रॉस लगाकर शो करेंगे। तो एक लूप में जब कोई एक लूप में जब कोई ओपन पाइप वाइब्रेट करता है तो एक लूप जो है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। यहां पर ये देखें आप, दो एंटी नोड हैं और ये दरमियान में नोड है। इसी तरीके से अगर ये दो लूप्स में वाइब्रेशंस होंगी तो ये दो एक्स बनेंगे। ये देखो, ये एक क्रॉस और ये दूसरा क्रॉस। ओपन एंड में देखो एंटी नोड ही बना और दरमियान में नोड एंटी नोड सब बन सकते हैं। अब यहां पर आप सोचो कि जो फर्स्ट लूप है या फर्स्ट हार्मोनिक है, इसमें ये जो पाइप की लेंथ है यहां से लेकर ओ यहां पर, ये कितनी होनी चाहिए? तो आप यहां पर देखो कि एंटी नोड से लेकर एंटी नोड तक क्या होता है, λ/2, ठीक है। तो एक लूप के अंदर जो लेंथ है वो λ/2 होगी। और अगर दो लूप हैं तो एंटी नोड टू एंटी नोड ये क्या हो गया, λ/2, और आगे फिर यहां तक λ/2, तो ये हो जाएगा 2λ/2। तो ओपन पाइप के लिए जो लेंथ को कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो सेम ही रहेगा, यानी n λ/2। यहां पर ये जो n है ये नंबर ऑफ लूप्स हैं, यानी एक लूप है तो हम 1 पुट कर देंगे तो लेंथ जो है वो λ/2 हो जाएगी,
और जब 2 लूप हैं तो हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ लेमडा के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ओपन पाइप के अंदर लेंथ को मालूम करना बिल्कुल सेम तरीके से होगा जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर जो है वो लेंथ मालूम करते थे। पर यहां पर फर्क क्या है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव्स हैं और वहां पर जो थी वो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स हैं। अगर यहां पर हम वेवलेंथ का फार्मूला बनाएं तो वेवलेंथ का फार्मूला भी वैसा ही बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेमडा किसके बराबर हो जाएगी बेटा? 2l/n। ठीक है, अगर एक लूप है तो लेमडा जो है वो 2l के बराबर हो जाएगी। अगर 2 लूप हैं तो 2l/2, 3 हैं तो 2l/3 और इस तरीके से ये काम आगे चलेगा। अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी Fn वो भी NF1 जैसे कि स्टैंडिंग वेव्स इन ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस में होती थी, ये वैसा ही फार्मूला बन जाएगा। क्योंकि लेंथ और वेवलेंथ के फार्मूले सेम हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है nth हार्मोनिक की वो NF1 बिल्कुल ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की तरह सेम रहेगा। पर यहां पर आप ये देखो कि हम ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाते थे वो कुछ इस तरीके का होता था। Fn = n/2l √ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। पर बेटा ये फार्मूला आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है कि ये इस फार्मूले के अंदर ये जो टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ है ये वेलोसिटी की वैल्यू थी। और बेटा वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू जो है ये सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जब स्ट्रिंग के अंदर होती हैं तो स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी हम टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ के बराबर लेते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए तो सही था, पर ये पाइप्स जो होते हैं इनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स होती हैं तो हम वेलोसिटी की वैल्यू ये वाली नहीं ले सकते। इस वजह से हम फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को हम v/λ ही लिखते हैं। तो वेलोसिटी के फार्मूले को हम टेंशन अपॉन मास यूनिट लेंथ में एक्सपांड नहीं करते और सिंपल हम v/λ ही लिख देते हैं। अब यहां पर अगर हम फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ को कंसीडर करें यानी कि λ1, तो n की वैल्यू हमें 1 पुट करनी पड़ेगी। तो अगर आप n की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2l। तो λ1 जो है वो 2l के बराबर हो जाएगा क्योंकि n जो है वो 1 है। तो इसी तरीके से अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करें तो f जो है जब f1 हो जाएगा, वेलोसिटी तो v है, तो λ1 किसके बराबर है? 2l के। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ओपन पाइप के अंदर वो v/2l के बराबर होती है। बेटा ओपन पाइप के काफी सारे फार्मूले जो हैं वो स्ट्रिंग के फार्मूले के साथ रिजेंबल करते हैं, जैसे कि लेंथ का फार्मूला हो गया, वेवलेंथ का फार्मूला हो गया, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया। पर काफी सारे डिफरेंस भी हैं, जैसे कि ये वाला फार्मूला हम ओपन पाइप में नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी तरीके से एक और फर्क जो है वो स्ट्रिंग में आपको याद होगा कि जितने लूप होते थे एंटी नोड उतने होते थे और नोड एक ज्यादा होता था, जबकि यहां पर ओपन पाइप में जितने लूप होते हैं उतने नोड होते हैं और यहां पर एंटी नोड एक ज्यादा है। जैसे कि जब ये एक लूप में वाइब्रेशन हो रही है तो नोड देखो 1 है पर एंटी नोड 2 हैं, और जब 2 लूप्स हैं तो नोड देखो 2 हैं, तो नोड तो लूप्स के बराबर हैं पर एंटी नोड 1 ज्यादा है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर एंटी नोड की पोजीशन नोड जैसी है और नोड की पोजीशन जो है वो एंटी नोड जैसी हो गई। जैसे यहां पर आप देखो कि 0 पर क्या बन रहा है? एंटी नोड, और उसके बाद λ/2 पर भी एंटी नोड। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो तो 0 पर एंटी नोड, λ/2 पर एंटी नोड, लैम्डा पर एंटी नोड। तो स्ट्रिंग के अंदर नोड और एंटी नोड की जो पोजीशन थी ओपन पाइप में वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाती है। तो अगर हम एंटी नोड की पोजीशन को लेंगे तो वो n λ/2 हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी
एंटी नोड अगर हम ये वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, यानी 0 पर एंटी नोड होगा। उसके बाद जब हम 1 पुट करेंगे तो λ/2 पर भी एंटी नोड होगा, फिर हम 2 पुट करेंगे। तो इसी तरीके से हम इस फार्मूले के जरिए एंटी नोड की पोजीशन को मालूम कर सकते हैं। 0 पर n की वैल्यू 0 पुट करने से 0 हो जाएगा, 1 पुट करने से λ/2 हो जाएगा, 2 पुट करने से λ हो जाएगा, 3 पुट करने से 3λ/2 हो जाएगा, 4 पुट करने से 2λ हो जाएगा। तो इस फार्मूले के जरिए हम एंटी नोड की पोजीशन को मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होगी। अच्छा, नोड की जो पोजीशन है उसका जो फार्मूला हो जाएगा वो 2n-1 λ/4 हो जाएगा। तो पहला जो नोड है वो यहाँ पर 1 पुट करने से λ/4 हो जाएगा, और दूसरा नोड जो है वो यहाँ पर 2 पुट करने से 3λ/4 पर होगा। इसी तरीके से जो तीसरा नोड है वो यहाँ पर 3 पुट करने से 5λ/4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी स्ट्रिंग के अंदर जो नोड और एंटी नोड की पोजीशन थी हम उसको एग्जैक्टली रिवर्स करके सोचेंगे तो ओपन पाइप के फार्मूले समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्योंकि नोड जो है वो 0 पर नहीं बन रहा, यहाँ पर एंटी नोड 0 पर बन रहा है। तो एंटी नोड में n जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और नोड जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। एक और बात जो यहाँ पर समझने वाली है वो ये कि ओपन पाइप के अंदर जो हैं वो सारे के सारे हार्मोनिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, भली फिर वो ऑड हो या इवन हो। इस फार्मूले के जरिए F2 जो है वो 2F1 के बराबर होगा, F3 जो है वो 3F1 के बराबर होगा। ऑड इवन हार्मोनिक सारे के सारे ओपन पाइप के अंदर आ जाते हैं और कोई भी मिस नहीं होता। नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो नंबर ऑफ लूप्स के बराबर होते हैं, यानी नोड उतने होंगे जितने लूप हैं, जबकि जो नंबर ऑफ एंटी नोड्स हैं वो एक ज्यादा होता है। तो जितने भी लूप्स होते हैं, लूप 1 तो 2, लूप 2 तो एंटी नोड 3। क्लोज पाइप जो कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लोज एंड जो है यहां पर हमेशा नोड बनता है और ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। क्लोज पाइप जब एक लूप में वाइब्रेशंस करता है तो पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहां पर नोड है और ओपन एंड पर एंटी नोड है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे और ये क्लोज लूप के अंदर जब 2 हार्मोनिक्स होंगे तो फिर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां पर देखो, ये नोड, दरमियान में नोड एंटी नोड बन सकते हैं और ओपन एंड पर फिर से एंटी नोड ही बनेगा। समझने वाली बात यह है कि जब ये एक लूप में वाइब्रेट कर रहा है तो जो लेंथ है वो नोड से लेकर एंटी नोड के बराबर है, और ये जो लेंथ होती है आपको पता है नोड से लेकर एंटी नोड तक ये λ/4 के बराबर होती है। इसी तरीके से अगर 2 लूप्स में वाइब्रेशंस होंगी तो लेंथ जो है क्लोज पाइप की, ठीक है, ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये किसके बराबर होगी? λ/4 यहां पर, और फिर यहां से यहां तक λ/4 और λ/4 ये और, तो कितनी हो जाएगी? 3λ/4। फर्स्ट लूप में लेंथ λ/4, इसमें 3λ/4 और फिर जो थर्ड होगा उसमें 5λ/4। तो ये जो लेंथ का फार्मूला हो जाएगा वो बन जाएगा 2n-1 λ/4। ठीक है, जैसे अगर आप एक लूप लोगे तो n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, तो 1 2 = 2 -1, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा λ/4। इसी तरीके से जब 2 लूप हो जाएंगे तो n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, 2 2 = 4, 4 - 1 3, तो ये 3λ/4 हो जाएगा। हारी बस हमें। इसी तरीके से 3 4 5 लूप, जितने भी लूप होंगे आपने n की वैल्यू लूप के बराबर करनी है और फिर लेंथ की वैल्यू निकाल लेनी है फॉर क्लोज पाइप। यहां से अगर हम वेवलेंथ मालूम करें तो लैम्डा जो है nth लूप की जो वेवलेंथ है उसके लिए ये 4 उधर चला जाएगा, तो 4l
डिवाइडेड बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा 2n-1। तो ओपन पाइप में क्या होता था, ओपन पाइप और स्ट्रिंग में कि लैम्डा जो थी वो 2l/n के बराबर थी, ठीक है। पर यहाँ पर 2l नहीं 4l है और नीचे n नहीं 2n-1 है। यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला तो यूज नहीं करना क्योंकि हम ये ट्रांसवर्स वेव्स नहीं पढ़ रहे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ के बराबर नहीं होती क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम आर्गन पाइप्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं वो सिंपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/λ होगा, ठीक है। v जो है इट इज द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यहाँ आमतौर पर ये साउंड वेव होती है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है इन nth लूप, ठीक है। अगर फर्स्ट लूप की फ्रीक्वेंसी है तो फर्स्ट लूप की वेवलेंथ, अगर सेकंड लूप की फ्रीक्वेंसी है तो सेकंड लूप की वेवलेंथ। अच्छा, अगर हम फर्स्ट लूप की फ्रीक्वेंसी देखें तो फिर हमें वेवलेंथ भी 1 वाली पुट करनी पड़ेगी, तो ऊपर तो वेलोसिटी सेम रहेगी, और अगर बेटा हम लैम्डा 1 कर दें तो फिर n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, तो 1 2 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो फिर लैम्डा 1 किसके बराबर हो जाएगी 4l/, नीचे तो 1 है तो लैम्डा 1 4l के बराबर हो जाएगी। इसी वजह से हम लैम्डा की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर देंगे 4l, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस भी देखते जाओ। ओपन पाइप के अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो v/2l के बराबर थी, जबकि क्लोज पाइप के अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो v/4l के बराबर है। जब बेटा आप कंपेयर करोगे ना तो क्लोज पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हाफ के बराबर होगी, क्योंकि उसके नीचे 2 था, इसके नीचे 4 है। जो जर्नल फार्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का वो Fn क्या हो जाएगा v/λn। यहां पर अगर हम लैम्डा n की ये वाली वैल्यू पुट कर दें यहां पर डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। आ रही बात समझ में? हमने लैम्डा n के बदले ये लैम्डा n की वैल्यू जो है 4l/2n-1 ये पुट कर दी। अब ये जो 2n-1 है ये तीसरे नंबर पर है और आपको पता है ये यहां पर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2n-1 v/4l, ठीक है। तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या होती थी Fn = nF1, पर क्लोज पाइप के लिए क्या हो जाएगा 2n-1 v/4l। मिसाल के तौर पर अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, तो 2 1 2 -1 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा v/4l। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो v/4l के बराबर होगी। पर बेटा अगर हम सेकंड फ्रीक्वेंसी देखें यानी सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर सेकंड हार्मोनिक के लिए हमें 2 पुट करना पड़ेगा, n लूप 2 हैं तो फ्रीक्वेंसी की n वैल्यू भी 2 होगी, तो 2 2 4 -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3, तो हम क्या बोलेंगे 3 v/4l। तो सेकंड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बराबर हो जाएगी 3, ये ब्रैकेट में से निकला 3 और v/4l सेम आ गया यहां पर, ठीक है। अब आपको पता है कि v/4l तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, इसी वजह से हम F2 जो है वो F1 जो है वो v/4l होता है, तो फिर F2 जो हो जाएगा वो बन जाएगा 3F1, क्योंकि v/4l F1 है तो हमने क्या कर दिया F2 = ये 3 और ये जो है F1। अब आप नोट करो कि ओपन पाइप के अंदर F2 2F1 के बराबर था, पर यहां पर क्या है 3F1, तो 2F1 कहां गया भाई। इसी तरीके से जब हम यहां पर 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, 6 -1 क्या हो जाएगा 5, तो यहां पर 5 आ जाएगा। थर्ड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5F1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ की देखेंगे तो फोर्थ के लिए यहां पर 4 पुट करना पड़ेगा,
तो 8 - 1 7 हो जाएगी, तो 7F1। तो यहां से आप देखोगे कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, यानी 2F1 मिस है और 3F1 है, फिर 4F1 जो है वो गायब है और 5F1 है, फिर 6F1 जो है वो भी नहीं है। तो क्लोज पाइप के अंदर जो है वो ओनली ऑड हार्मोनिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इवन हार्मोनिक्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं। जर्नली आपने करना क्या है कि आप इस पैटर्न के अंदर अगर नोट करो कि अगर जितना भी फ्रीक्वेंसी है यानी 2 है, तो आपने उस वैल्यू को डबल करके 1 माइनस कर लेना है। यानी 2 को डबल करोगे तो 4 - 1 3 होता है, और फिर 3 को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 1 कम करोगे तो 5 हो जाएगा। फिर 4 को डबल करोगे तो 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। इसी वजह से तो यह आगे है ना 2n - 1, यानी जितना भी लूप हो उसकी वैल्यू को डबल करके 1 माइनस कर लो। तो जर्नल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ऐसे भी हो जाएगा कि 2n - 1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो V/4L के बराबर है। तो क्लोज पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो V/4L के बराबर होती है, और जो जर्नल फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का किसी भी लूप के लिए वो 2n - 1 F1 यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। यहां से आपने नोट किया कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन क्लोज पाइप, और जो इवन हार्मोनिक्स हैं वो मिस हो जाते हैं। इवन वाले मिस हो रहे हैं और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओपन पाइप के अंदर क्योंकि ऑड और इवन दोनों होते हैं और उसके अंदर ज्यादा हार्मोनिक्स होते हैं, इस वजह से ओपन पाइप की जो साउंड होती है वो स्वीटर होती है एज कंपेयर टू क्लोज पाइप। बेटा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितने ज्यादा हार्मोनिक्स होंगे उसकी आवाज उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी। इसी वजह से ओपन पाइप की जो साउंड है एज कंपेयर टू क्लोज पाइप ज्यादा स्वीटर होती है। अच्छा, ये जो फार्मूले हैं ये क्लोज पाइप के हैं। क्लोज पाइप के फार्मूले ऐसे स्ट्रिंग के साथ मैच करते हैं जो एक तरफ से फिक्स और दूसरी तरफ से ओपन होता है, जबकि ओपन पाइप के जो फार्मूले थे वो ऐसे स्ट्रिंग के साथ मैच करते हैं जो दोनों तरफ से फिक्स होता है। ठीक हो गया। तो ओपन पाइप के फार्मूले बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह होते हैं, पर कौन सा स्ट्रिंग, जो दोनों तरफ से फिक्स हो। और क्लोज पाइप के जो फार्मूले होते हैं वो ऐसे स्ट्रिंग के साथ मैच करते हैं जो एक तरफ से फिक्स और दूसरी तरफ से ओपन होता है। आगे बात समझ में, स्ट्रिंग के अंदर जो है वो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, और हम सोनोमीटर को यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस को वेरीफाई करने के लिए। जो पाइप्स होते हैं उनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, और वहां पर जो है हम सोनोमीटर्स को यूज नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को भी पूरा कर लिया, और अब हमारी टेस्ट होगी। आप इस पोर्शन की सारी वीडियोस को देखें और टेस्ट की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, जो हम कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि आपने इस सेक्शन में से क्या समझा है और आपकी क्या रिजल्ट आती है।